नया साल है, नई उमंग है, नया साल है, नई उमंग है, नई आस है जीवन में, नई सोच है, नई तरंग है, नई सोच है, नई तरंग है, नई प्यास है जीवन में, करना है कुछ नया नया सा, करना है कुछ नया नया सा, नई बहार है जीवन में, सपनों को सच करना है, सपनों को सच करना है, अब नई चाह है जीवन में, करना है खुद से कुछ वादा, करना है खुद से कुछ वादा, आगे बढ़ना है जीवन में, नया साल है, नई उमंग है, नया साल है, नई उमंग है, नई आस है जीवन में, नई आस है जीवन में, नया साल, नई उम्मीदें, नई शुरुआत, नए विचार, नए संकल्प, इन्हीं सभी ब्लेसिंग्स के साथ आप सबको हमारी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम शिल्पा, योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 and paper 2 commerce exam. I am welcoming you all on my YouTube channel Learn and Grow with शिल्प। परमपिता परमात्मा को याद करते हुए नए साल की पहली सुबह की शुरुआत आज हम एक ऐसी वीडियो के साथ करने जा रहे हैं जो सभी यूजीसी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और इसके लिए मैं आप सभी एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने साथ एक पेपर एंड पेन लेके बैठिएगा, सो दैट कि कुछ अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो आप उन्हें नोट डाउन कर पाएंगे। यूजीसी नेट एग्ज़ाम, जैसे ही यूजीसी नेट एग्ज़ाम का ख्याल हमारे दिमाग में आता है, इसके साथ हमारे दिमाग में आते हैं 4 सवाल। कौन से? पहला सवाल, नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या पढ़ना है? व्हाट टू स्टडी। नेक्स्ट, हाउ टू स्टडी, जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना कैसे है? What should be the strategy? Third is from where to study, हमें कहाँ से पढ़ना है, like हमारे sources क्या रहेंगे पढ़ाई के। Fourth is when to study, हमें कब से अपनी स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। तो इन सभी 4 सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। सो आज हम इस वीडियो में पेपर 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं। पेपर 2 के बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में एक्चुअली होता क्या है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम हमारा 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है। एंड इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे आपकी स्ट्रीम जो भी हो, वेदर इट बी साइंस, वेदर इट बी आर्ट, वेदर इट बी कॉमर्स और एनी अदर स्ट्रीम। पेपर 1 सभी के लिए सेम, पेपर 1 का सिलेबस सभी के लिए सेम होगा। एंड पेपर 2 आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन स्ट्रीम पे डिपेंड करता है। सो आज हम पेपर 1 के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पेपर 1, इसमें आपकी 10 यूनिट्स गिवन है। जी हाँ, 10 यूनिट्स, और इन 10 यूनिट्स का सिलेबस बहुत डाइवर्स है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग इनमें से कुछ यूनिट्स के बारे में स्टडी किया रहेगा, जस्ट लाइक इन योर एमकॉम, इन योर MBA you might have studied research aptitude, or some students while preparing for other exams just like bank PO और अदर एग्जाम्स, तो आपने जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग, इन सब के बारे में आप फेमिलियर होंगे। लेकिन नेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इट इज़ मैंडेटरी दैट यू शुड बी वेल वर्स्ड इन ऑल दीज 10 यूनिट्स। तो चलिए एक एक करके इन यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपकी पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का पर्पज़ ही है आपको
टीचिंग से वाकिफ करवाना। टीचिंग होती क्या है, टीचिंग का मीनिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल्स क्या हैं टीचिंग के, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग की, लर्नर्स कैसे होते हैं, लर्नर बेस्ड मेथड कौन से हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड कौन से हैं। उसके साथ जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का, आईसीटी का क्या यूज़ है टीचिंग में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपके पास लाइक स्वयं है, स्वयं प्रभा है और अदर मुक प्लेटफॉर्म, इन सब का टीचिंग में क्या रोल है, मोटा मोटी टीचिंग एप्टीट्यूड आपको इनके बारे में बताता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में एक खास बात है कि कोई भी स्ट्रीम का बंदा हो, भले आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, भले ही आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स टीचिंग एप्टीट्यूड दे फाइंड इट कंपैरेटिवली वेरी इजी, और इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत है नेट के एग्ज़ाम में। ऑलमोस्ट 5 तो आने ही हैं इसमें से क्वेश्चन, हो सकता है कई बार 6 और समटाइम्स मोर देन 6 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सिंगल यूनिट। So this is very important as well as interesting as well as comparatively easy unit, जिसे आप बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हैं। सेकेंड यूनिट है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड। देखिए यूजीसी नेट एग्जाम का पर्पस ही क्या है, इसका पर्पस है आपकी पीएचडी से रिलेटेड, इसका पर्पस है आपकी रिसर्च से रिलेटेड। सो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिसर्च के बारे में आपसे ना पूछा जाए इसमें, डेफिनेटली। तो सेकेंड यूनिट हमारी हमें रिसर्च एप्टीट्यूड है, जो हमें रिसर्च से फेमिलियर कराती है। इसमें बताया जाता है रिसर्च क्या होती है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, रिसर्च के टाइप्स क्या क्या होते हैं, रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है, एथिक्स क्या है रिसर्च के लिए, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है रिसर्च में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें रिसर्च एप्टीट्यूड से पता चलता है। सो ये यूनिट हमारे नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एज वेल एज हमारी पीएचडी को करने के लिए, हमारे एज वेल एज हमारी रिसर्च को करने के लिए हमें बहुत हेल्पफुल है। कुछ स्टूडेंट्स को ये यूनिट ईजी लगती है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए यूनिट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, बट हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, तो डेफिनेटली हमें अपना इंटरेस्ट तो इसमें डेवलप करना ही पड़ेगा। थर्ड यूनिट है आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन वर्ड सुनते ही माइंड में ऐसे क्लिक हुआ ना, 10th में भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो भाई हम करते थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या होता है कि एमकॉम या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने की आदत ही छूट जाती है। हमें लगता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत इजी है, ये तो हमने बचपन में ही किया हुआ है, लेकिन जब एक्चुअली हम इसको करने बैठते हैं ना, तो इट्स नॉट दैट इजी। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स वोकैबुलरी। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को लाइटली लेने की हम बिल्कुल ज़रूरत नहीं कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेफिनेटली इट्स अ स्कोरिंग टॉपिक, इट्स अ स्कोरिंग यूनिट। तो इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत की नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। अगर हम ध्यान से अपने रूटीन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो इस यूनिट से डेफिनेटली हम 8 से 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। सो आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यूनिट का पर्पस ही है आपको कम्युनिकेशन से फेमिलियर कराना, कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या क्या आ सकते हैं, आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इन सब के बारे में आपको कम्युनिकेशन की यूनिट से पता चलता है। ये यूनिट ऑल्दो है छोटी सी, लेकिन बहुत स्कोरिंग है। इस यूनिट में से आप इजीली कुछ अच्छे मार्क्स और कम टाइम में कम मेहनत के साथ स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ये सभी स्टूडेंट्स के लिए अपने अपने हिसाब से इजी और डिफ़िकल्ट है। अगर आपका पहले से रीजनिंग में कुछ अच्छा बैकग्राउंड है तो इट्स गोना बी इजी फॉर यू, लेकिन अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ समय इसको देना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस इसको देनी पड़ेगी,
कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें से जो हमसे यूजीसी नेट में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कि आपकी टाइप ऑफ रीजनिंग कौन कौन सी होती है, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग एंड अदर काइंड ऑफ रीजनिंग। नंबर सीरीज है, इसमें आपका लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, फिर आपका फ्रैक्शन का, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग में टाइम एंड डिस्टेंस का, एंड आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन इट इज़ नेसेसरी कि वो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, उनको सॉल्व कैसे करना। देखिए आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, आपके पास टाइम सिर्फ 3 घंटे का है और सॉल्व आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। सो अगर आपकी रीजनिंग पार्ट अच्छा है तो आप फटाफट सारे क्वेश्चन करके अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे, लेकिन अगर आप अटक गए तो वहाँ पे नंबर्स भी जाएंगे और आपका टाइम भी जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम फोकस करें कि हमें रीजनिंग के सब शॉर्टकट्स, सब ट्रिक्स हमारे फिंगर टिप्स पे हों और उनको हम एग्ज़ाम में यूटिलाइज करके अच्छे मार्क्स ला पाएँ। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग यूनिट कह सकते हैं इंटरेस्टिंग भी बहुत है, स्कोरिंग भी बहुत है और थोड़ी सी कह सकते हैं कि ये टेक्टफुल भी है। वो कैसे? इसमें हम पढ़ते हैं आपकी फॉलिसीज के बारे में, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, आपका डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, यूज ऑफ लैंग्वेज और आपका कॉनोटेशन, डिनोटेशन ऑफ टर्म्स एज वेल एज आपके वेन डायग्राम है। उसके बाद आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आता है, वो है आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम यूजीसी में नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर इसके बाद आता है आपका इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक में आपके आते हैं लाइक सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है, जैसे डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, लाइक प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, अनुपलब्धि क्या है। इस तरह से आपके ये यूनिट सुनने में थोड़ा सा लाइक इट साउंड्स डिफरेंट, बट जब आप इसको पढ़ेंगे इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आने लगेगा। नेक्स्ट यूनिट है आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन की। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, आपको कुछ चार्ट्स दिए होते हैं, वेदर इट बी बाई चार्ट और पाई चार्ट, बार ग्राफ और कुछ आपको, या फिर ऐसे हिस्टोग्राम्स, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, इस तरह से कुछ डाटा आपको गिवन होता है। उस डाटा में से फिर क्वेश्चन पूछे होते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को आपको उसमें से देख के सॉल्व करना होता है। इट साउंड्स इजी बट नॉट एक्चुअली। इसके लिए आपको रिक्वायर है, आपको समझना चाहिए कैसे सॉल्व किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट यूनिट है आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है यूजीसी नेट में, दैट इज आईसीटी की जनरल एब्रीवेशंस क्या होती है। जस्ट लाइक BIOS, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म वैसे तो हमें पता है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तब शायद हम कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत क्लोज ऑप्शंस हमें दिए होते हैं। जैसे सपोज उसमें से मिस कर देंगे कि इट्स फुल फॉर्म इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो आउटपुट को वहाँ पे बेसिक BIOS में से पूछ सकते हैं, O स्टैंड्स फॉर, तो वहाँ पे बहुत क्लोज ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, आप वहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर आपने उन एब्रीवेशन की अच्छे से रिवीजन की है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट फिर वो इस यूनिट में इम्पॉर्टेंट है आपका बेसिक्स ऑफ इंटरनेट क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या है, डिफरेंट इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और फिर एक टॉपिक आपका आता है आईसीटी एंड गवर्नेंस की। आईसीटी का हमारे गवर्नेंस में क्या यूज होता है, इस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9th यूनिट है आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। थोड़ी सी लेंथी यूनिट है, सुन के थोड़ा सा, देख के भी थोड़ा सा डर लगता है कि इतनी बड़ी यूनिट को प्रिपेयर कैसे करेंगे। इतने सारे टॉपिक्स इसमें गिवन है, जस्ट लाइक इसमें गिवन है आपका SDG, MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, वेरियस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल आपके गिवन है। इसके अलावा इसमें गिवन है आपके different types of pollution, just like air pollution, land pollution, soil pollution and many other things. उसके अलावा आपके
जस्ट लाइक कि आपकी नेचुरल हैजार्ड से रिलेटेड इसमें कुछ सिलेबस गिवन है। तो ऐसा सुन के हमें ऐसे लगता है कि बहुत लेंथी सिलेबस है, इट्स नॉट लाइक कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हम एक स्मार्ट अप्रोच अपनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम पहले उन टॉपिक्स को उठाते हैं जो यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाते हैं, सो दैट कि अगर हम 10 में से 8 यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं एंड 9th यूनिट में हम थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा लेते हैं, तो भी वहाँ पे हमारी स्कोरिंग के चांसेस बहुत होते हैं। 10th यूनिट है आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में बात की जाती है आपकी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के टाइम में एजुकेशन कैसे थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के टाइम में एजुकेशन कैसे है, उससे पहले वैदिक टाइम में हमारी एजुकेशन कैसे थी। फिर बात की जाती है वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जस्ट लाइक गांधार यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है आपकी, इन सब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसके बारे में हमसे हायर एजुकेशन में पूछा जाता है। इस वीडियो में आज हम सिर्फ इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा से ही ब्रीफ में ही बात करने वाले हैं। डिटेल में हम हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के बारे में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। अब तक हमें पता चल चुका है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। मैंने ये सब आपको किस लिए बताया है? मैंने इसलिए बताया है कि आप में से कुछ यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जो ये सब चीज़ें पहली बार सुन रहे होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको इन टॉपिक्स के बारे में एटलीस्ट कुछ फैमिलियरिटी हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। और इस इसका सिलेबस की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा हाउ टू प्रिपेयर, पढ़ना कैसे है, यानी कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी। देखिए, नो डाउट 2 पेपर है, 10-10 यूनिट है, सिलेबस बहुत वास्ट है, टाइम लिमिटेड है, तो हमें स्मार्ट अप्रोच अपनानी है, हमें कुछ एफिशिएंट वे में प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने इतना सारा सिलेबस देख के हम लग जाएं पहले ही टॉपिक से उठा के आखिरी टॉपिक तक, फिर तो कई महीनों में तक सिलेबस नहीं हो पाएगा। अगर हम ऐसे अप्रोच को, सीक्वेंशियल अप्रोच को, या फिर हम जैसे कॉलेज टाइम में, हम स्कूल टाइम में पढ़ते आए हैं, इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारा सिलेबस ही नहीं कवर हो सकता। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले जैसे ही आपके सामने कोई टॉपिक आता है, आपको ये समझना है कि इस टॉपिक में आपकी स्ट्रेंथ है या इस टॉपिक में कहीं ना कहीं आप थोड़े वीक हैं। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उनको आपको पॉलिश करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक इजी लगता है तो उसको आपने लाइटली ले लिया, नहीं। ऑल्दो सब टॉपिक की इम्पोर्टेंस सेम है, तो हमें सभी टॉपिक को इक्वल ही समझना, इक्वल ही ट्रीट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जिस टॉपिक में हम वीक हैं, जिस टॉपिक से हम फैमिलियर नहीं हैं, हमें उसके लिए डेडिकेटेडली उसको टाइम डिवोट करके, उसकी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग करके, उसकी प्रैक्टिस करके उस टॉपिक पे काम करना होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर टू स्टडी। इसमें हम बात करेंगे कि हमें स्टडी करना कहाँ से है, क्या क्या सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, नो डाउट। आपने अभी अभी जस्ट लाइक आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, इसमें जो मोस्टली सिलेबस पूछा जाता है वो आपकी अंडर ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का आपसे सिलेबस कवर किया जाता है। तो आपने अगर रिसेंटली कवर किया है और आप कॉन्फिडेंट है कि मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और मैं अपने आप कर सकता हूँ, तो यू मस्ट गिव यू अ ट्रायल। आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, मैं तो कहूँगी आपको खुद से अटैम्प्ट करना चाहिए। अदरवाइज आपको ऐसे लगता है कि मुझे किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो मुझे गाइड करते जाए, उनके अंडर मैं गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन करूं, तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आपके पास पेड प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं एंड आज के टाइम में आपके पास फ्री प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। तो जैसा आपको कन्वीनियंट है, आप अपनी सुविधा अनुसार अपने सोर्स ऑफ प्रिपरेशन को चूज़ कर सकते हैं। फोर्थ आपका आता है व्हेन टू स्टडी।
हमें कब स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का यह सोचना होता है कि हम तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जस्ट लाइक अभी यूजीसी नेट के मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, शायद एक आधा ही एग्ज़ाम बचा है। सो कुछ स्टूडेंट्स को पता है कि जून में तो एग्ज़ाम होने ही वाला है, आज नहीं तो कल नोटिफिकेशन तो आने ही वाला है, तो क्यों ना हम अर्ली स्टार्ट कर देते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि आपका सिलेबस वास्ट है, आपको प्रैक्टिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, मॉक्स के लिए, इन सब के लिए टाइम चाहिए। तो अच्छा है अगर आप टाइम रहते स्टार्ट कर देते हैं। तो नाउ अभी तक आप समझ चुके हैं कि हमें यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कब करना है। अब हम एक छोटी सी बात करते हैं कि इसके नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि जून 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि ये कब आने की संभावना है। देखिए, जैसे कि पिछले मतलब अब जो सेशन चला गया 2021 में क्या हुआ था, 2 सेशन के 2 साइकिल्स को मर्ज किया गया था। और इस बार भी ये प्रोबेबिलिटी है, इस बार भी ये आशंका है कि 2 सेशंस को मर्ज किया जाए, आपका दिसंबर 2021 और जून 2022 को शायद मर्ज करके आपका जून 2022 में एग्ज़ाम होने ही वाला है। यह सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, हम ऐसे श्योरली नहीं बोल सकते हैं। यह सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक नेट एग्ज़ाम ओवर ही नहीं हुआ है। फिर कब रिजल्ट आएगा, फिर कब नोटिफिकेशन आएगा, फिर कब दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। तो चांसेस हैं कि 2 साइकिल्स को मर्ज किया जाएगा और जून 2022 में आपका एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए आपका नोटिफिकेशन आने के चांसेस फरवरी 2022 लास्ट या फिर मार्च 2022 फर्स्ट में आने के चांसेस हैं आपके। सो बी प्रिपेयर्ड। आप अपने रेजोल्यूशन को, आप अपने डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और इस बार हमें हर हाल में नेट एग्ज़ाम को विद JRF क्लियर करना ही है। आशा करते हैं नया साल आपके लिए सफलता की नई ऊंचाई और खुशहाली लेकर आए। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।